सोचिए, अगर आप हर रेस के बाद अपनी F1 टीम के इंजीनियरों और मैकेनिकों को नौकरी से निकाल दें और अगली रेस के लिए बिल्कुल नए लोग भर्ती करें। सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन आज हमारे पास जो सामग्री है, उसके हिसाब से कॉरपोरेट दुनिया में बहुत सी कंपनियां रोज यही करती हैं। वे एक शानदार टीम बनाती हैं, एक प्रोजेक्ट पूरा करवाती हैं और फिर उस टीम को तोड़ देती हैं। आज हम इसी पागलपन के एक बेहतर विकल्प पर गौर करेंगे। ये एक बहुत ही मजबूत शुरुआत है, क्योंकि ये सीधे समस्या के जड़ पर चोट करती है। हम अक्सर प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो उन्हें बनाते हैं। आज जिन विचारों पर हम बात करने वाले हैं, वे इसी सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम प्रैक्टिस की आलोचना से होती है, खासकर बड़ी कंपनियों में। यहाँ लेखक इन टीमों की तुलना एक ब्लेंडर से करता है, जिसमें सब कुछ बस मिला जुला दिया जाता है और किसी भी चीज का अपना वजूद नहीं रहता। और ये तस्वीर बहुत सटीक है। ये उन हालात की बात कर रहा है जहां किसी भी इंसान को पूरी तरह से एक काम पर नहीं लगाया जाता। एक डेवलपर अपना 50% समय प्रोजेक्ट ए पर दे रहा है और 50% प्रोजेक्ट बी पर। एक टेस्टर 30% एक जगह, 40% दूसरी जगह और बाकी कहीं और। असल में कोई भी किसी एक टीम का हिस्सा है ही नहीं। वे सब बस एक रिसोर्स पूल का हिस्सा है। वाह! इसमें एक लाइन है जो मुझे लगता है किसी भी मैनेजर को अपने डेस्क पर लिखकर रख लेनी चाहिए। आधा इंसान जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बिल्कुल पते की बात है, क्योंकि हम सब ने ये महसूस किया है जब हमारा ध्यान 2 या 3 जगह बटा होता है। आप न यहाँ के रहते हैं न वहाँ के। और इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप लगातार कई प्रोजेक्ट्स के बीच कूदते रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। हर बार जब आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे पर जाते हैं, तो आपका दिमाग उसे उस नए काम में पूरी तरह लगने में समय लगता है। अच्छा, तो अगर आप अपना समय 50-50 बांट रहे हैं, तो आप असल में 100% काम नहीं, शायद 80% कर पा रहे हैं। बाकी 20% तो बस एक काम से दूसरे काम में ढलने में ही बर्बाद हो जाता है। और ये तो सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान की बात हुई। टीम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा। अगर लोग एक साथ एक लक्ष्य के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो टीम कैसे हुए? सही बात है। वे बस सहकर्मी हैं जो एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। उनमें वो तालमेल, वो एक दूसरे को समझने की क्षमता, वो कभी विकसित ही नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें कभी मौका ही नहीं मिलता। और इसी पूल वाली सोच के ठीक उलट ये स्रोत एक बिल्कुल अलग आइडिया सामने रखता है, जिसे वो जेल्ड टीम कहता है। जेल्ड टीम? एक ऐसी टीम जो आपस में पूरी तरह घुल मिल चुकी हो, एक जेल की तरह। ये सुनने में ही ज्यादा मजबूत लगता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी टीम है जिसे साथ काम करने, एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझने और एक मजबूत रिश्ता बनाने का वक्त दिया गया है। जब एक टीम इस मुकाम पर पहुंच जाती है, तो लेखक के मुताबिक कुछ जादुई होता है। वे एक दूसरे की बात खत्म होने से पहले समझ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि मुश्किल में कौन किसकी मदद करेगा। वे एक दूसरे से बेहतरीन काम की उम्मीद रखते हैं और उसे हासिल भी करते हैं। लेकिन ये सिर्फ भावनाओं और अच्छे माहौल की बात तो नहीं होगी? क्या इसके पीछे कोई ढांचा, कोई बनावट भी है? क्योंकि सिर्फ लोगों को एक कमरे में बंद कर देने से तो जादू नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक ढांचा सुझाया गया है। टीम का आकार लगभग 1 दर्जन लोगों का होना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें भूमिकाओं का अनुपात भी बताया गया है। प्रोग्रामर्स और बाकी लोगों का अनुपात लगभग 2.1 होना चाहिए। 2.1 का अनुपात, ये तो काफी खास बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि टीम में बनाने वालों डेवलपर्स की संख्या हमेशा विश्लेषण करने वालों और जांच करने वालों से ज्यादा होनी चाहिए। दिए गए उदाहरण के मुताबिक 12 लोगों की एक टीम में 7 प्रोग्रामर, 2 टेस्टर्स, 2 एनालिस्ट और 1 प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि टीम सिर्फ योजनाएं ही न बनाती रहे, बल्कि असल में काम को पूरा भी करे। अच्छा। अगर एनालिस्ट ज्यादा हो जाए तो टीम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस सकती है, और अगर टेस्टर कम हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी। और इन भूमिकाओं के बारे में भी बहुत साफ बताया गया है। एनालिस्ट का काम है बिजनेस की जरूरतों को समझना, यानी क्या बनाना है ये तय करना। हाँ, और यहाँ एक बहुत गहरा अंतर समझाया गया है। एनालिस्ट हमेशा हैप्पी पाथ के बारे में सोचते हैं, जब सब कुछ ठीक ठाक चले तो सिस्टम कैसे काम करेगा। लेकिन टेस्टर्स का काम ठीक इसका उल्टा है। वो उन हजारों तरीकों के बारे में सोचते हैं जिनसे चीजें गलत हो सकती हैं। वो फेलियर केस और बाउंड्री केस पर ध्यान देते हैं।
दोनों ही नजरिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो हमारे पास एक मजबूत, संतुलित और जेल्ड टीम है। अब आता है इस पूरे विचार का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। यहां तर्क ये दिया गया है कि प्रोजेक्ट्स के लिए टीमें मत बनाओ, बल्कि बनी बनाई जेल्ड टीमों को प्रोजेक्ट सौंपो। ये तो पूरी पारंपरिक सोच को ही उलट देता है। यही इस पूरी बहस का दिल है। पारंपरिक सोच कहती है पहले एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दो, फिर उसके लिए अलग अलग विभागों से लोगों को इकट्ठा करो। लेकिन ये नजरिया कहता है कि ये तरीका ही बुनियादी तौर पर गलत है। एक अच्छी टीम बनाना एक बहुत बड़ा निवेश है। लेखक इस प्रक्रिया की तुलना फर्मेंटेशन से करता है। फर्मेंटेशन? हाँ, जैसे अच्छी वाइन या दही को बनने में वक्त लगता है, वैसे ही एक टीम को सच में एकजुट होने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग सकता है। तो इस तर्क के हिसाब से जब आपने इतना समय, पैसा और ऊर्जा लगाकर एक बेहतरीन टीम बनाई है, तो एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उसे तोड़ देना, ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने एक शानदार रेसिंग कार बनाई और एक रेस के बाद उसे कबाड़ में बेच दिया। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। बिल्कुल। इसके बजाय इस बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले इंजन को एक साथ रखें और उसे लगातार नए प्रोजेक्ट्स देते रहें। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने आता है। एक संगठन का असली प्रोडक्ट उसका सॉफ्टवेयर या सर्विस नहीं है। असली प्रोडक्ट वो उच्च प्रदर्शन वाली टीम है जो कुछ भी बना सकती है। पेशेवर डेवलपमेंट संस्थाएं अपनी टीमों को अस्थायी ढांचे नहीं बल्कि स्थायी संपत्ति मानती हैं। 1 मिनट, लेकिन अगर एक ही टीम कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है तो क्या इससे अराजकता नहीं फैलेगी? एक मैनेजर के तौर पर आप ये कैसे जानेंगे कि कौन क्या कर रहा है और आपका जरूरी काम हो भी रहा है या नहीं? ये सुनने में तो और भी ज्यादा मुश्किल लगता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली कॉन्सेप्ट में छिपा है। वेलोसिटी बस इस बात का माप है कि एक टीम एक तय समय, जैसे 1 हफ्ता या 2 हफ्तों में कितना काम पूरा कर सकती है। तो ये काम के घंटों को गिनने जैसा है? नहीं, उससे बेहतर। घंटों को गिनना अक्सर धोखा दे सकता है। वेलोसिटी को आमतौर पर पॉइंट्स में मापा जाता है, जो काम की जटिलता और प्रयास को दर्शाते हैं। एक छोटा काम 1 पॉइंट का हो सकता है, एक बड़ा और मुश्किल काम शायद 8 पॉइंट्स का। समय के साथ आप ये देखने लगते हैं कि आपकी टीम हर हफ्ते औसतन कितने पॉइंट्स का काम पूरा करती है। अच्छा, तो ये एक औसत है। जैसे आप जानते हैं कि आपकी कार शहर में औसतन 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। आप हर ट्रिप का हिसाब नहीं रखते, बस एक अंदाजा लगा लेते हैं कि एक फुल टैंक में आप लगभग कितनी दूर जा पाएंगे। क्या बेहतरीन मिसाल है। वेलोसिटी टीम के लिए वही काम करती है। मैनेजमेंट को हर एक काम की बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें पता है कि एक टीम की औसत वेलोसिटी 50 पॉइंट्स है और उनके पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तो वे कह सकते हैं इस हफ्ते प्रोजेक्ट ए पर 20 पॉइंट्स, प्रोजेक्ट बी पर 20 पॉइंट्स और प्रोजेक्ट सी पर 10 पॉइंट्स का काम कीजिए। टीम खुद तय कर लेगी कि इन पॉइंट्स को हासिल करने के लिए कौन से काम करने हैं। और इससे जो लचीलापन मिलता है वो कमाल का होगा। वही इसका सबसे बड़ा फायदा है। मान लीजिए प्रोजेक्ट बी में कोई इमरजेंसी आ जाती है और उसे तुरंत पूरा करने की जरूरत है। मैनेजमेंट बस टीम को एक निर्देश दे सकता है, सब कुछ छोड़ दो, अगले 2 हफ्तों के लिए अपनी पूरी 50 पॉइंट्स की वेलोसिटी प्रोजेक्ट बी पर लगाओ। वाह! एक जेल्ड टीम एक पल में अपनी दिशा बदल सकती है। वे आपस में बात करके तुरंत काम को फिर से बांट लेंगे। और ये उस ब्लेंडर टीम के लिए लगभग नामुमकिन है। वहां अगर आपको प्राथमिकता बदलनी है तो आपको 5 अलग-अलग मैनेजरों से बात करनी होगी, 10 लोगों के शेड्यूल बदलने होंगे और इस पूरी प्रक्रिया में हफ्तों लग जाएंगे। तब तक तो शायद बिजनेस का वो मौका ही हाथ से निकल चुका होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जेल्ड टीम मॉडल संगठन को बाजार के हिसाब से तेजी से बदलने की ताकत देता है, जो आज की दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं समझ सकता हूं कि ये बिजनेस के लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन मुझे यहां एक और मुश्किल नजर आ रही है। ये प्रोजेक्ट ओनर के साथ नाइंसाफी नहीं है। सोचिए, एक प्रोजेक्ट ओनर ने अपने प्रोजेक्ट के लिए महीनों लड़कर बजट और मंजूरी ली है। अब उसे बताया जा रहा है कि उसकी टीम, जिस पर उसका प्रोजेक्ट निर्भर है, कभी भी उससे छीनी जा सकती है। इससे तो कोई भी प्रोजेक्ट ओनर काम करने से हतोत्साहित होगा। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और ये इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव की मांग करता है। एक प्रोजेक्ट ओनर जिसके पास 10 लोगों की एक समर्पित टीम है,
उसे सुरक्षा का एहसास होता है। उसे लगता है कि ये लोग सिर्फ उसी के हैं। लेकिन लेखक का तर्क है कि ये सुरक्षा एक भ्रम है और ये पूरे बिजनेस के हाथ बांध देती है। भ्रम कैसे? टीम तो असल में है। ये इस मायने में भ्रम है कि ये मानता है कि एक बार तय की गई प्राथमिकताएं कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन बिजनेस की दुनिया में प्राथमिकताएं हर रोज बदलती हैं। अगर कोई नया प्रतियोगी आ जाए या बाजार में कोई बड़ा बदलाव हो, तो जो प्रोजेक्ट कल सबसे जरूरी था वो आज शायद उतना जरूरी ना रहे। ये मॉडल कहता है कि बिजनेस के पास हमेशा हमेशा अपने सबसे अच्छे लोगों को अपनी सबसे बड़ी समस्या पर लगाने की आजादी होनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी प्रोजेक्ट ओनर पर आ जाती है? हाँ, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रोजेक्ट ओनर को अब सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेज नहीं करना है, बल्कि उसे अपने प्रोजेक्ट के महत्व को लगातार बिजनेस के सामने साबित करते रहना होगा। अगर उसका प्रोजेक्ट कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो उसे सबसे अच्छे संसाधन मिलेंगे। अगर नहीं है, तो नहीं मिलेंगे। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ये बिजनेस के नजरिए से ज्यादा तर्कसंगत और ईमानदार तरीका है। तो कुल मिला के ये पूरा नजरिया इस बात पे टिका है कि हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति किसे मानते हैं। क्या वो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आते जाते रहते हैं, या वो हमारी टीमें हैं जिन्हें बनाने में सालों लगते हैं? इस स्रोत का जवाब साफ है। टीमों को अपनी प्राथमिक और स्थायी संपत्ति समझो। बिल्कुल। मुख्य बात यही है कि एक महान टीम बनाना किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल और कीमती काम है। प्रोजेक्ट्स की एक शुरुआत और एक अंत होता है, लेकिन एक बेहतरीन टीम एक ऐसा इंजन है जो संगठन को सालों तक आगे बढ़ा सकता है। इसलिए हमारा ध्यान ऐसी उच्च प्रदर्शन वाली इकाइयां बनाने और उन्हें संवारने पर होना चाहिए, न कि उन्हें हर कुछ महीनों में तोड़ने और बनाने पर। यह हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार देता है। अगर स्थायी मल्टी प्रोजेक्ट टीमों का ये मॉडल इतना शक्तिशाली और तार्किक है, जैसा कि इस सामग्री में तर्क दिया गया है, तो आज भी ज्यादातर संगठन उस ब्लेंडर मॉडल पर क्यों अटके हुए हैं? कौन सी संगठनात्मक आदतें या ढांचे उन्हें ये बदलाव करने से रोकते हैं? क्या ये सिर्फ पुरानी आदत है, या फिर प्रोजेक्ट आधारित बजटिंग जैसी प्रक्रियाएं इस बदलाव को इतना मुश्किल बना देती हैं कि कोई कोशिश ही नहीं करना चाहता?